हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लेग कैनियन के बारे में बताया था, जो डॉग मिल्क से बनाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे लाइसिनम की, जो रैबिट डॉग के सलाइवा से बनता है। ये दवा भी एनिमल किंगडम की ही है। दोस्तों, लेग कैनियन, पहले हम लोग लेग कैनियन के पेशेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो कैसा होता है, फिर उसके एबनॉर्मलिटी पे जाएंगे, कहाँ कहाँ उसको तकलीफ़ें होती हैं। लेग कैनियन का पेशेंट बचपन में बड़ा ही करेजियस होता है, फियरफुल नहीं होता, उसे डर नहीं लगता किसी चीज़ का। वो बोल्ड होता है, करेजियस होता है और एक्शन बहुत तेज रहता है उसका। ही इज़ क्विक टू एक्ट, फटाक से एक्शन करता है। कोई चीज़ अगर उसको समझा रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन भी इजीली है। लेग कैनियन के पेशेंट को अपने सोशल पोजीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। समाज में उसका क्या स्थान है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, स्टेटस के बारे में वो बहुत सोचता है। और कभी कभी हम ड्रीम में भी देखते हैं कि ड्रीम ऑफ इन्फ्लुएंस्ड पीपल, ड्रीम ही इज टॉकिंग इन एलिगेंट लैंग्वेज, डिस्क्राइबिंग हिज क्वालिटी इन लैटिन। इसका मतलब जो उसका समाज रहता है, उसके वो चाहता है कि उन लोगों से उठ के वो काम करे। ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसका जान पहचान इन्फ्लुएंस लोगों से हो, बड़े लोगों से हो। जैसे जब इंडिया में ब्रिटिश लोगों का राज्य था, तो कुछ इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे और वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते थे। इट्स लाइक दैट, उसी तरह से समझ सकते हैं आप। वहाँ ये अपने आप को सुपीरियर बताते थे और अपनी कम्युनिटी के लोगों से। ऐसी इसकी इच्छा होती है लाइसिनम की। वो बड़ा सिंपैथेटिक होता है। अगर किसी को तकलीफ है तो उसकी वो तकलीफ फील करता है। अगर किसी को चोट लग गई है या कट हो गया और उसको स्टिचेस लग रहे हैं, तो उसको वो फील करता है, इतना सिंपैथेटिक होता है। इंसान तो इंसान, अगर जानवरों पे भी अत्याचार हो रहा है तो वो भी वो देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना सिंपैथेटिक होता है। लाइसिनम का पेशेंट एक जगह रहना उसे पसंद नहीं है। वह एनर्जेटिक होता है, उसे घूमना फिरना पसंद होता है, ट्रैवलिंग पसंद होता है, वॉन्डरिंग पसंद होता है। लाइसिनम के पेशेंट को बोलिए चलो घूमने चलते हैं, वो कभी भी तैयार हो जाएगा। एक जगह रह के वो बोर हो जाता है। उसके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत एक्यूट होते हैं और इस एक्यूटनेस की वजह से उसमें पूर्वाभास करने की क्षमता होती है, क्लियरवॉयंस, प्रीमोनिशन। समटाइम्स ही प्रेडिक्ट हिज डेथ। इतना सेंसिटिव होता है, उसके सेंसेस इतने एक्यूट होते हैं
शाम के वक्त वो बड़ा खुश मिजाज होता है, लेकिन रात होते ही वो डल हो जाता है। ये सब उसकी अच्छी क्वालिटी है, कुछ बुरी भी है। लाइसिनम का पेशेंट बहुत झूठ बोलता है। वो कर्मकांडी होता है, जैसे कोई पूजा करना है तो बलि देना, इस तरह के कर्मकांड जो होते हैं ना, वो लाइसिनम में देखा जाता है। ही इज हीडलेस, केयरलेस है वो। और जैसे और दवाइयां हैं वैसे केयरलेस नहीं है। उसका हीडलेस जैसे छोटे बच्चे को लिया है, खिड़की के बाहर उसको ऐसे उछाल के पकड़ेगा, इट इज रिस्की, डेंजरस, इस तरह का हीडलेस है। इसमें दूसरों की जान जा सकती है। फिर है लेसिवियसनेस। कामुक, सेक्सुअल डिजायर। इसमें कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो सिर्फ इसी दवा में मिलेंगे। लाइसिनम के पेशेंट को सेक्सुअल डिजायर बहुत होता है, लेकिन वो मेनिया में होता है। लाइसिनम के पेशेंट में सेक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो यूनिक हैं, जो सिर्फ इसमें ही पाए जाते हैं। लाइसिनम का सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होता है। लाइसिनम में सिम्टम है सेटाइरेसिस इन एस्टोलेन, लेकिन ये इंसैनिटी में होता है, मेनिया में होता है। नॉर्मली लाइसिनम का पेशेंट को सेक्सुअल एवर्शन होता है, डिजायर होने के बाद भी एवर्शन होता है। क्योंकि जब भी उसे इरेक्शन होता है या जब भी उसको सेक्सुअल डिजायर होता है, उसके टेस्टिकल्स में पेन होने लगते हैं, उसके टेस्टिस श्रिंक रहते हैं, स्क्रोटम श्रिंक रहता है, ग्लांस पेनिस में इन्फ्लेमेशन होता है, ग्लांस पेनिस ड्राई होता है। ये सारी चीज मिलके जब भी लाइसिनम का पेशेंट सेक्स में जाता है या whenever he enter into the intercourse, उसे प्लेजर की बजाय इतना ज्यादा पेन होता है कि न करना ही उसे अच्छा लगता है। और मान लो अगर करना पड़ा भी तो प्लेजर की बजाय वो इंडिफरेंट हो जाता है ड्यू टू दिस पेन। उसे इरेक्शन भी हुआ तो भी पेनफुल इरेक्शन होता है। और अगर उसने एक बार इंटरकोर्स कर लिया तो उसे इतनी तकलीफ होती है जैसे वो कई बार इंटरकोर्स कर चुका है। इसलिए लाइसिनम के पेशेंट को क्वेश्चन के टाइम यानी संभोग के समय और संभोग के बाद आफ्टर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए वो इन चीज़ों को अवॉइड करता है। ये है इसके लेसिवियसनेस। अब आते हैं सैडनेस पे। वो उदास होता है जैसे उसके साथ कुछ अमंगल हुआ हो, सम मिसफॉर्चून। और जब भी वो उदास होता है तो अपने अंदर वो कमजोरी महसूस करता है।
लाइसिनम का पेशेंट सुबह उठते ही रोना शुरू कर देता है, अगर वो बच्चा है तो, और रात को सोते समय जरूर रोता है। जब उस पर परेशानी होती है और वो डिस्पेयर हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तो चिल्लाता है, चीखता है। चीजें अगर उसके एडवर्स हुई और वो होपलेस में चला गया तो शांत नहीं बैठेगा। ही विल स्क्रीम, ही विल स्ट्राइक। और फिर डिस्पेयर बढ़ता गया तो उसके अंदर सुसाइडल इंपल्स आते हैं। जब वो सुसाइड की सोचता है तो वो चाहता है कि वो ऊंचाई पे जाए और वहां से कूद के अपनी जान दे ले। दिस टाइप ऑफ सुसाइड ही लाइक्स एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ होपलेसनेस, जब वो डिस्पेयर हो जाता है। ये कैरेक्टर है लाइसिनम का, कुछ अच्छी कुछ बुरी मैंने आपको बताया, पर ये बुरी शुरू कैसे होती है अब हम उस पर जाते हैं। लाइसिनम के पेशेंट को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, ही इज बीइंग टॉर्मेंटेड। उसे इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है कि उसे लगता है कि वो नरक में है, साक्षात नरक में है। इस तरह की तकलीफें उसे झेलनी पड़ती हैं। और इस अत्याचार, इस टॉर्मेंट के अगेंस्ट ये कुछ कर नहीं पाता। दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीजें हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक आदमी है जो किसी के यहाँ काम करता है, बड़ा दिल लगा के अपना काम करता है, लेकिन जो उसका मालिक है वो बहुत रफ है, बहुत गुस्से वाला है। लाइसिनम का पेशेंट इस तरीके से उनके यहाँ काम करता है जैसे कि वो अपने काम में जितना दिल लगा के काम करेगा वैसे ही उनके यहाँ काम करता है। लेकिन उसका मालिक गुस्से वाले होने की वजह से या निर्दयी होने की वजह से, क्रूएल होने की वजह से लाइसिनम के पेशेंट को तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। अब उसका मालिक जैसे उस पर हाथ उठा दे, उसको गालियां दे, क्रिटिसाइज करे, इंसल्ट करे, एब्यूज करे, तो लाइसिनम के पेशेंट ने दिया क्या? ईमानदारी दिया, लगन से काम किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? जिल्लत, चोट, अपमान। जिन चीजों पे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, उनके वही चीजों पे इस मालिक ने हमला किया। और इन चीज को लाइसिनम का पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब हमें सिम्टम मिलता है डिल्यूजन, ही इज टॉर्मेंटेड। उसे लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे ये सारी चीजें झेलनी पड़ी। डिल्यूजन, ही सफर्ड रॉन्ग। उसे लगता है कि मैं नरक में हूं। एक नरक में गए हुए इंसान के साथ जैसा व्यवहार होता है उस तरीके का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। डिल्यूजन, ही इज इन हेल। एंड डिल्यूजन, he suffered the torment of hell and cannot explain it.
कि सब झेलते हुए, सब कुछ करते हुए वो जीता है, क्योंकि उसे पता है वो कुछ नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे मालिक के अंडर ही काम करना पड़ेगा। उसकी हालत उसी चिड़िया जैसी है जो चिल्लाती है, चहकती है, रहती, दौड़ती है, भागती है, लेकिन अंत में थक के वहीं गिर जाती है। इस तरह की हालत होती है लाइसिनम पेशेंट की। लेकिन ये कब तक सहेगा लाइसिनम? हर चीज की एक सीमा होती है। और तब उसे ये डिल्यूजन आता है कि ही विल बी इनसेन, फियर ऑफ इंसैनिटी, वो पागल हो जाएगा। इस तरह के ख्याल आते हैं उसे। ये सिचुएशन लाइसिनम पेशेंट की है, और इसलिए अंत में जाके वो वायलेंटली, जैसे पागल कुत्ता अपने मालिक पे ही अटैक करता है, उसी तरह से लाइसिनम पेशेंट अंत में वैसा ही करता है। वो हम आगे एंगर में देखेंगे। अब ये सिचुएशन सिर्फ मालिक और नौकर का ही नहीं है। ये सिचुएशन ऑफिस में काम करने वाले बॉस और कर्मचारी के बीच भी हो सकता है। ये रिलेशन बाप और बेटे के बीच में भी हो सकता है। ये रिलेशन गुरु और भक्त के बीच में भी हो सकता है। लेकिन ये फीलिंग रहना जरूरी है। दोस्तों, होम्योपैथी बहुत कठिन है अगर वो समझ में ना आए, और होम्योपैथी बड़ी खूबसूरत है। आपको इतने रिवार्ड दिलाएगी जब आप इसे समझ लेंगे। इतनी खूबसूरत पैथी है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे भाइयों के, मेरे दोस्तों के, जिन्होंने कहा कि सिर्फ मेंटल नहीं, बाकी की चीज़ें भी आप डिस्क्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को भी डिस्क्राइब करने का, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया दोस्तों तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइसिनम से रिलेटेड जो जो पर्टिकुलर्स है मैं वहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। पहले देखते हैं हम लोग एंजाइटी। लाइसिनम के पेशेंट को एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी कब पैदा होती है? खासकर लाइसिनम में। अगर लाइसिनम का पेशेंट कुछ काम किया और उसके मालिक ने कहा यह गलत है, वो अपनी तरफ से बेस्ट दिया, फिर गलत बोला, फिर बेस्ट दिया, फिर गलत बोला, कुछ दिनों बाद उसका कॉन्फिडेंस नीचे चला आता है। तब कोई भी काम करने से पहले उसको ये डर होता है। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी फियर। तो लाइसिनम के पेशेंट को एंटीसिपेटरी फियर होता है। इसके जो सेंसेस हैं वो बड़े एक्यूट होते हैं, बड़े एग्जाल्टेड होते हैं। तो नॉइज और लाइट, इसकी वजह से लाइसिनम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जैसे अब नॉइज, चर्च का अगर बेल बजा या म्यूज़िक, इन चीज़ों से बेचैन हो जाता है। या फिर लाइट, जैसे
ब्राइट लाइट हो या फिर रेडिएशन वाली लाइट हो या मिरर हो, इन चीज़ों से ये बेचैन हो जाता है। इसकी जो एंजाइटी होती है वो चेस्ट में होती है, खासकर हार्ट रीजन पे। एंजाइटी के साथ उसको जोर जोर से पैल्पिटेशन होता है। और दोस्तों, लाइसिनम का पेशेंट अगर सोने जा रहा है और उस समय उसको एंजाइटी आ गई तो वो सो नहीं पाता। वो एंजाइटी उसको सोने नहीं देती, वो उठ के बैठ जाता है बेड पे। उसी तरह रेस्टलेस भी है। लेकिन लाइसिनम का जो रेस्टलेसनेस है वो माइंड के एक्सर्शन से बढ़ जाता है। और जब रेस्टलेसनेस होता है उसको, तो आप कह सकते हैं वॉन्डरिंग रेस्टलेसनेस है, इधर उधर भागना, एक जगह चैन से बैठ नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस तरीके का रेस्टलेसनेस होता है। पर बढ़ता किससे है? मेंटल एक्सर्शन से बढ़ता है वो। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, मेंटल एक्सर्शन एग्रीवेट, ये सारी चीज़ें मिला के उसको इरेसोल्यूट कर देती है, वो दुविधा में डाल देती है। वो छोटी छोटी बातों पे डिसीजन नहीं ले पाता, इरेसोल्यूट हो जाता है। लाइसिनम के पेशेंट को बेचैनी, सपोज उसको शरीर में कहीं दर्द है, चलो हम हेडेक ही पकड़ते हैं, हेडेक हो गया उसको तो बड़ा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका पेन बहुत सीवियर होता है, हल्का दर्द नहीं होता। अब जैसे हेडेक ही लेते हैं तो हेडेक में मैडनिंग पेन होता है, सीवियर पेन। तो इस समय ये इम्पेशेंट हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसे लगता है उसके सर में कोई बॉल रखा हुआ है, सर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, या उस पे सर पे कैप रखा हुआ है, इतना कॉन्स्ट्रिक्शन फील करता है वो। जब सोने जाता है तो उसे लगता है ब्लड ब्रेन की तरफ रश हुआ, देयर इज कंजेशन ऑफ ब्लड। वो हम हेडेक में आगे देखेंगे दोस्तों। अब आते हैं फियर पे। इसको एंटीसिपेटरी फियर होती है। जैसे एंटीसिपेटरी एंजाइटी है वैसे एंटीसिपेटरी फियर है। वो एंटीसिपेट करता है डर, कोई काम करने के पहले। सपोज वो घर में है, उसे ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह का एंटीसिपेटरी फियर होता है उसे। और जैसा कि मैंने बताया, इसके सेंसेस बहुत एक्यूट होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं। तो ये साउंड से या ब्राइट ऑब्जेक्ट से या फिर पानी से, पानी की आवाज़ से डर लगता है इसे। कोई भी चमकीली चीज़ें हुई तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, या पानी को देख के घबरा जाता है। क्योंकि इसमें फोबिया कई तरह के हैं, जिसमें से एक हाइड्रोफोबिया है, एक एगारोफोबिया है, एक क्लास्ट्रोफोबिया है। एगारोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से उसे डर लगता है। क्लास्ट्रोफोबिया, सकरी जगह पे जाने से उसे डर लगता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से उसे डर लगता है। अब पानी की आवाज़ हो या पानी को वो देखे, पानी आप बेसिन में गिरा रहे हैं उसकी आवाज़ हो, इससे ये डरता है।
दोस्तों, लाइसिनम के पेशेंट को जानवरों का भी डर लगता है, खासकर सांप और स्पाइडर का। उसे हमेशा डर लगा रहता है इंजुरी का। ही विल रिसीव एन इंजुरी। जनरली लाइसिनम का पेशेंट कंपनी पसंद नहीं करता, लेकिन डर के वक्त लाइसिनम का पेशेंट चाहता है कि उसके साथ कोई रहे। उसे अकेलापन महसूस होता है, डिल्यूजन, डेजर्टेड। उस समय वो चाहता है उसके साथ कोई रहे। उसकी जो दुर्गति है या दुर्गति हो रही है, वो बोलता है कि मेरे लिए प्रेयर करो। ऐसे बोलता है जैसे उसके प्रेयर को भगवान सुन नहीं रहे हैं। तो दूसरों से रिक्वेस्ट करता है, प्रे फॉर मी। इतना अपनी जिंदगी से हताश हुआ रहता है लाइसिनम का पेशेंट। उसे हमेशा लगता है कि लोग मुझे धोखा दे देंगे, मुझे खाने में हो सकता है लोग जहर मिला के दे दें। ये सारी ऊट पटांग चीजें एक ऐसा स्टेज लाती है कि लाइसिनम का पेशेंट सोचता है अब मैं पागल हो जाऊंगा, आई विल गो मैड, आई विल लूज माई रीजन। इतनी टफ जिंदगी जीता है, उसे लगता है कि मैं जीवन का सबसे कठिन परीक्षा दे रहा हूं, सबसे कठिन जिंदगी जी रहा हूं। अब आते हैं इरिटेबिलिटी पे। जब उसे पेन होता है तो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, या डायरिया के वक्त वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर पानी की आवाज से चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपने आप में इतनी ज्यादा तकलीफ झेला हुआ रहता है कि जब वो अपने घर जाता है, जो उससे छोटे हैं, दबा हुआ गुस्सा तब बाहर निकलता है। जो मालिक ने उसे अब्यूज किया है, वो अब्यूज वो अपनी फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर देता है। सो ही बिकम अब्यूसिव टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। अपने बीवी बच्चों को गालियां देता है, उनसे रूड हो जाता है, रफ हो जाता है। उसका हेडेक, जैसा मैंने बताया है कि मैडनिंग पेन होता है, यहां पे हेडेक भी कारण चिड़चिड़ापन का हेडेक के दौरान यही है कि जब पानी की आवाज़ सुनता है, ब्राइट ऑब्जेक्ट देखता है, तो उसका हेडेक और बढ़ जाता है। मैंने डायरिया के बारे में भी बताया कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग डायरिया और डिसेंट्री, पेचिस या जुलाब के वक्त लाइसिनम के पेशेंट को बहुत तेज मरोड़ उठता है, और उस मरोड़ की वजह से वो चीखता चिल्लाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। कभी कभी तो वो अपने हाथ को अपने दांत से काटता है। इस तरह का पेन होता है ड्यूरिंग डायरिया। सो यू विल सी इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग डायरिया एंड हेडेक। लेकिन हमने देखा कि जब उसे डर रहता है तो वो कंपनी पसंद करता है, लेकिन जब वो चिड़चिड़ा या गुस्से में होता है तो उस समय उसको कंपनी पसंद नहीं होता। वो नहीं चाहता कि उससे कोई बातें करे, वो लोगों से दूर रहता है। अगर आपने कुछ पूछ भी लिया तो अपेक्षा मत करिए कि वो ठीक से जवाब देगा।
बहुत शॉर्ट में जवाब देगा, रूखा जवाब देगा, हार्श लैंग्वेज में, स्नैपीस आंसर, बहुत छोटे में आंसर देके निकल जाएगा। बिकॉज आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे। उसका चिड़चिड़ापन और गुस्सा इस कदर हावी होता है कि वो चाहता ही नहीं कोई उसके पास आए। लेकिन एक खास चीज है लाइसिनम में। लाइसिनम जब भी गुस्सा करता है तुरंत माफी मांग लेता है। एंगर अल्टरनेट विथ क्विक रिपेंटेंस। दोस्तों, ये कब होता है? जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो रिपेंट क्यों कर रहे हैं? आप पे इतना अत्याचार हुआ, आपने उस चीज को लेकर गुस्सा किया, तो रिपेंटेंस क्यों? क्योंकि लाइसिनम का पेशेंट अपने मालिक पे इतना ज्यादा डिपेंड होता है कि वो सोचता है अगर मैंने इसको हर्ट कर दिया तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई मास्टर। इसलिए वो तुरंत माफी मांग लेता है। लाइसिनम के पेशेंट में रेज और इंसैनिटी भी है। उसका गुस्सा चरम सीमा पे भी पहुंच जाता है और उस समय लाइसिनम का पेशेंट बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि उस समय वो दूसरों पे हमला कर देता है। डिजायर टू कट एंड मल्टीलेट। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता अगर वो किसी पे स्टैप कर दे। इस तरह का गुस्सा होता है। आत्मघाती हमला कर देता है, दूसरों पे हमला कर देता है। इतना ज्यादा वायलेंस होता है उसमें। और जब गुस्सा और बढ़ जाता है उसका, तो वो एंगर अपने घर के मेंबर्स पे भी उतारता है। जब वो पागलपन या इंसैनिटी में चला जाता है सहते सहते, तो उसको इम्पल्सिव एक्ट आते हैं कि अपने बच्चे को वो इम्पल्स टू थ्रो चाइल्ड ऑन इन फायर, आग में फेंक देना या ऊंचाई से फेंक देना, इस तरह के इम्पल्सेस आते हैं। सोचिए, उसे अपने पराये का भी भास नहीं होता इस समय। उसे सिर्फ एक ही चीज का भास होता है, आई हैव बीन टॉर्मेंटेड। बस वो इतनी वायलेंटली उस चीज के लिए रिएक्ट करता है। यानी उसका जो गुस्सा होता है उस समय ये नहीं देखता कि कौन अपना है कौन पराया है, किस पे मैं गुस्सा कर रहा हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसलिए रेज और मेनिया के बाद भी रेज अल्टरनेटिव विथ क्विक रिपेंटेंस, तुरंत वो माफी मांगता है क्योंकि उसका गुस्सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, इतना ज्यादा होता है। मैंने बताया था कि ये बड़ा सिंपैथेटिक होता है, दूसरे के दर्द को समझता है, महसूस करता है। जानवरों पे अगर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को वो महसूस करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस फेज में ये उल्टा हो जाता है। ही बिकम क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल। वो एकदम निर्दय हो जाता है। उसे थोड़ा भी तकलीफ नहीं होता एनिमल्स को हर्ट करने में या जान से मारने में। लेकिन ये सारे गुस्सा, एंगर, रेज, इरिटेबिलिटी, इसके बाद वो अपोलोजाइजेस, वो माफी मांगता है और बाद में नहीं, तुरंत उसी समय।
जैसे कि अभी वो होश में नहीं था और तुरंत होश में आया, इस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करता है। लेकिन लाइसिनम के पेशेंट का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन से कम होती है या कंसोलेशन से। दोस्तों, लाइसिनम के पेशेंट को ठंडी हवा, खुली हवा और ड्राफ्ट ऑफ एयर पसंद नहीं है, क्योंकि इससे वो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। या फिर गर्म रूम में चला जाए, गर्म हवा चले, गर्म रेडिएशन हो, गर्म सूर्य की रोशनी हो, ये सारी चीज़ों से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वेदर में उसको बारिश का मौसम या नमी वाले मौसम में तकलीफ़ होती है। शारीरिक रूप से ये कमज़ोर होता है, इसलिए बैठ के उठते समय, झुकते समय या बैठते समय उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। उसका वीकनेस व्हेन ही इज सिटिंग और आफ्टर यूरिनेशन बढ़ जाता है। वीकनेस ज़्यादा होने की वजह से वो मूवमेंट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि चलता फिरता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। इसकी कमज़ोरी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से भी होती है। इसलिए जब भी औरतों को मासिक होता है और फ्लूइड लॉस होता है तो उस समय भी तकलीफ़ें होती हैं। दोस्तों, मूवमेंट के सिवा अगर ये एक्सरसाइज करें तो भी इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। एक्सरसाइज शारीरिक एक्सर्शन है, उसी तरह मेंटल एक्सर्शन से भी इनको तकलीफ होती है। यानी शरीर और मन दोनों से ये थक चुके होते हैं। इसकी बॉडी, इसे फील होती है कि मेरी बॉडी फ्लैबी है, कमज़ोर है, थुलथुली है। लाइसिनम के पेशेंट का सर्कुलेशन स्लो होता है, स्लगिश होता है, इसलिए इसमें पैरालिसिस भी हमें देखने को मिलता है। और वो पैरालिसिस असेंडिंग पैरालिसिस होता है फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। जो वाइट पार्ट है, यानी वाइट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो रेड होने चाहिए थे, वो वाइट दिखते हैं। इतना एनीमिया होता है लाइसिनम के पेशेंट को। फास्टिंग वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, फास्टिंग की वजह से उसको और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो जनरलिटीज़ में भी हमें ये देखने को मिलेगा कि बहते पानी को या ब्राइट ऑब्जेक्ट को या मिरर को या ऐसे चमकीले चीज़ें, ग्लिस्टरिंग चीज़ें जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, इन चीज़ों से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, लाइसिनम के शरीर में अगर फॉरेन कोई चीज़ चली जाए, फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीनेशन या डस्ट, तो भी उसे तकलीफ होती है। अब हम लोग फूड पे आते हैं। लाइसिनम के पेशेंट को नमकीन चीज़ें बहुत पसंद हैं। चिकन जो रोस्ट किया हुआ हो, चॉकलेट, ये चीज़ें लाइसिनम को पसंद होती है। कॉफ़ी और मटन से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। हरी साग सब्जियां इसे पसंद नहीं है। पानी पसंद नहीं करता। इसके जो ग्लैंड्स हैं, लीवर, स्प्लीन या ग्लैंड्स, उसमें स्वेलिंग होती है, इंड्यूरेशन होता है, एट्रोफी होता है। ये सारी चीज़ें लाइसिनम के जनरलिटीज़ में आती हैं।
दोस्तों, मेल सेक्सुअल ऑर्गन के पर्टिकुलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन लाइसिनम के पेशेंट से है। वी विल सी एप्थस कंडीशन इन द वजाइना। एप्थस कंडीशन होता है, इसके सर्विक्स में इरोजन होता है, देयर इज इरोजन इन द सर्विक्स। और यूटेरस में स्वेलिंग होती है, इंड्यूरेशन होता है, हार्डनेस होता है, यूटेरस पेनफुल होता है उसका। और जब चलते हैं लाइसिनम की फीमेल, तो चलने की वजह से जो यूटेरस में पेन होता है वो रेडिएट होकर चेस्ट तक चला जाता है, एब्डोमेन से होता हुआ चेस्ट तक चला जाता है। वजाइना एप्थस होने की वजह से इंटरकोर्स वो बियर नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है फीमेल को लाइसिनम के आफ्टर इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। लाइसिनम के सारे डिस्चार्ज प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पुरुलेंट हैं, वाइट कलर के होते हैं और रोपी या स्ट्रिंजी धागे जैसे होते हैं। हम लोग लाइसिनम के मेंसेस की तरफ जाते हैं। लाइसिनम पेशेंट का जो मेंसेस होता है वो प्रोफ्यूज होता है, प्रोलॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक, फ्रीक्वेंट होता है। जैसे मेंसेस ख़त्म हुआ 14 दिन बाद फिर मेंसेस चालू हो गया। लाइसिनम के पेशेंट में क्लाइमेट्रिक पीरियड के बाद भी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होते हैं। जब लाइसिनम फीमेल को लास्ट डिलीवरी होती है, उसके बाद इसको ये सारी तकलीफ़ें शुरू होने के चांसेस भी होते हैं। एवर्शन टू क्वेश्चन आफ्टर लास्ट डिलीवरी। एप्थस कंडीशन वजाइना का होने की वजह से जब भी इंटरकोर्स होता है, इट इज़ सीवियर पेनफुल, और वो पेन यूटेरस के पेन की तरह ही एब्डोमेन से रेडिएट होकर चेस्ट तक जाता है। तो लाइसिनम की बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरकोर्स एग्रीवेशन। इसलिए मैंने फीमेल कैरेक्टर को या फीमेल जेनाइटल को थोड़ा डिस्क्राइब किया, हेड को थोड़ा डिस्क्राइब किया, रेक्टल सिम्टम को थोड़ा डिस्क्राइब किया, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइसिनम। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको अच्छा देने के लिए, जैसा आप लोगों ने कहा था। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ मेरे भाई या मित्र पोटेंसी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कितनी पोटेंसी में देना है, कब रिपीट करना है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। दोस्तों, जब भी आप कोई केस देते हैं या किसी के बारे में दवा पूछते हैं, उसके फिजिकल जनरल, जैसा कि मैंने अभी लाइसिनम में बताया, और मेंटल, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बताएंगे, मैं दवा बता भी दूं तो वो गलत हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं गलती। इसलिए जब भी आप खुद के लिए दवा ले रहे हैं या अपने नियर एंड डियर के लिए ले रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं पोटेंसी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूं। धन्यवाद।